हाँ, उत्कर्ष क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको संसाधन की जो परिभाषा है उसके बारे में समझा दिया था। किसके बारे में? संसाधन की जो परिभाषा है उसके बारे में बताया था हमने आपको। और आपको पता है कि संसाधन में जो निर्मित करने में किस किस का अहम योगदान होता है। मानव का है, प्रकृति का, प्रौद्योगिकी का और संस्थाएं, ये तीनों मिलकर के ही इस संसाधन को बनाने में अपना अहम योगदान देती हैं। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो संसाधन हैं वे स्वतः निर्मित नहीं होते वरन मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आगे बात सही में आगे देखो। मैंने आपको यही बता दिया था कि जो संसाधन हैं, क्या बताओ? संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में बांटा गया है। किसे? संसाधनों को। किसको बांटा गया है? संसाधनों को। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? आपका प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। ये आपको मैंने बता दिया होगा। कौन कौन से? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है। कौन सा बेटा? मानव निर्मित संसाधन है। और उसके बाद में मानव संसाधन। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, ऐसे संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं भैया? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। उसके बाद में मानव निर्मित संसाधन, यानी जब मानव प्रकृति के से प्राप्त संसाधनों को क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर देता है? ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से। किसकी सहायता से? ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से जब उनके रूप में क्या कर देता हो? परिवर्तन कर देता हो, तो उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बहन भैया? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैं आपको मानव संसाधन के बारे में बताया। मानव संसाधन की डेफिनेशन क्या है? जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मानव संसाधन। जब मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। मैंने आपको पता है पंखा बना दिया, मैंने खिलौने बना दिए जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं क्या कर रहे हैं? पूर्ति कर रहे हैं, तो वो मानव क्या कहलाया? संसाधन। मैंने मटकी बना दी। क्या बना दी? मटकी बना दी, तो मानविक कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। जैसे आपको उदाहरण में, जैसे डॉक्टर है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अध्यापक हैं, जाना कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, आपकी समस्याओं को दूर कर रहा हूँ, तो मानव क्या है? एक संसाधन रूप में, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की, स्टूडेंटों की, छात्राओं की आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर रहा हूँ उसमें सक्षम हूँ मैं। इस कारण से अध्यापक है, डॉक्टर, ये सब किसमें आते हैं? मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे देखिएगा। संसाधनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण भैया? संसाधनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण बेटा? संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखिएगा।
संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटाओ? 4 भागों में। संसाधनों का जो वर्गीकरण है मेरे बेटाओ उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है? संसाधनों के वर्गीकरण को। किसको? संसाधनों के वर्गीकरण को। संसाधनों के जो वर्गीकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से मेरे बेटाओ? इसको देखिए आप। संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। ये आपके 4 भाग हैं। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैव और अजैव। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं उसमें, यानी अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसमें पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर यानी संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से? जैव और अजैव। आगे बात समझ में? मतलब हमारा जो नंबर है वो एक भी नहीं करना चाहिए, 100 में से 100 नंबर आना चाहिए एसएस में। उसके लिए आपको तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करनी पड़ेगी। और जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, उनको आप घर पर ढंग से पढ़िएगा। कोई समस्या आती है तो उसको आप स्कूल में आकर के यानी उसको प्रॉब्लम क्लासेस के रूप में आप पूछ सकते हैं। ओके। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। जैव यानी जैविक संसाधन, अजैव यानी अजैविक संसाधन। बात समझ आ गई? अगला देखो समाप्तता यानी समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर जो संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा है? नवीकरण युक्त संसाधन और अनवीकरण युक्त संसाधन। यानी समाप्तता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया भैया? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। समाप्तता के आधार पर जो संसाधन हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका नवीकरण योग्य संसाधन है और एक कौन सा है? अनवीकरण योग्य संसाधन। कौन कौन से? समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक कौन सा? अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन और एक कौन सा? अनवीकरण योग्य संसाधन। अगला देखो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी अधिकार के आधार। स्वामित्व यानी क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है बहन भैया? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। स्वामित्व यानी अधिकार के आधार पर, अधिकारों के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। दूसरा कौन से है? सामुदायिक। तीसरे कौन से है? राष्ट्रीय। चौथा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय। दोबारा से सुनिएगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को मैं आपको 3-3 बार, 4-4 बार समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इस कारण से आप ढंग से सुनो उसको और अपने दिमाग में बैठा लो उन चीज़ों को, जिससे आप भूलें नहीं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है बहन भैया? 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत है, दूसरा कौन सा है? सामुदायिक है, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इनको आप डिटेल से समझेंगे आगे। विकास के स्तर के आधार पर, किसके स्तर के आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो संभावी, दूसरा विकसित भंडार और तीसरा संचित कोष। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है?
3 भागों में बांटा गया है, संभावी, विकसित भंडार वाले और संचित कोष वाले। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है बेटा? दोबारा सुनो, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। कौन से कोष? संचित कोष। आगे बात समझ में। अगला देखो, संसाधनों को, किसको भैया? संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटा जाता है। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रारंभ में 2 भागों में, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा कौन सा है? मानवीय। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। कौन सा? प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है? मानवीय। ओके। अब यानी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं और 2 मानवीय संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मानव इनको निर्मित करता है। यानी इन प्राकृतिक संसाधनों में तो मनुष्य के द्वारा कुछ ही तकनीकी का उपयोग किया जाता है, नहीं तो ये तो पहले से ही निर्मित होते हैं। आगे देखो, प्राकृतिक जो संसाधन हैं इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन उसको कितने भागों में बांटा गया है? सतत, प्रवाह के रूप में। किसके रूप में? सतत या प्रवाह के रूप में, लगातार बहाव के रूप में। अब लगातार बहाव किसके द्वारा होता है? जल का भी होता है और पवन का भी होता है। पवन भी बहती है ना, हाँ, जल भी क्या है? बहता है। तो सतत या प्रवाह के रूप में नवीकरणीय संसाधनों को 2 भागों में बांटा, नवीकरणीय संसाधनों 2 भागों में बांटा गया है। सतत कह लो या प्रवाह कह लो। उसके बाद में जैव। सतत में पवन है और जल है। फिर जैव में प्राकृतिक वनस्पति है। कौन सी भैया? प्राकृतिक वनस्पति। जैव में किसको शामिल किया गया है? प्राकृतिक वनस्पति को। जैव में किसको शामिल किया गया है बेटा? प्राकृतिक वनस्पति को शामिल किया गया है। किसमें? जैव में। जैव में किसको शामिल किया गया है? प्राकृतिक जो वनस्पति है। जो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। यानी जंगल में उगने वाले ऐसे पेड़ पौधे जो मानव की देखरेख से बाहर हों, जिनका मानव कोई संरक्षण नहीं करता है और वो प्रकृति में ही फलते फूलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। यानी जंगल में उगने वाले अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे जो मानव के बिना संरक्षण के फलते फूलते हैं, उगते हैं, फलते फूलते हैं और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जाती हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे वन है ना, जैसे आपको पता है कि भारत में भी अंडमान निकोबार क्षेत्र है, ऐसे ही आपको यानी जो सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र है इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पश्चिम घाट है, हिमालय पर्वतीय वाले भागों में क्या पेड़ पौधे आपने लगाए? नहीं, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर आते हैं। अगला है वन्यजीव। वन्यजीव में जो भी जीव जंतु हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। किसको? वन्यजीव में जो जीव जंतु हैं जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, हिरण है, बारहसिंगा, जो भी हैं वन्य प्राणी उनको इसमें शामिल किया जाता है। जीवधारी, रेंगने वाले जो भी हैं उनको सबको इसमें शामिल करते हैं। आगे देखो, अनवकरणीय युग संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवकरणीय युग संसाधन। अनवकरणीय, अब ये नवीकरणीय युग तो 2 भागों में बांट दिया उसको। नवीकरणीय युग को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। सतत या प्रवाह के रूप में, सतत प्रवाह के रूप में पवन और जल आते हैं। जैव में प्राकृतिक जो वनस्पति और वन्यजीव शामिल होते हैं। अनवकरणीय युग में देखिए आप, अनवकरणीय युग में पुनः चक्रीय। अनवकरणीय युग में किसको शामिल किया जाता है? पुनः चक्रीय यानी जैसे धातु हैं। क्या बेटा? धातु। और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय में किसको शामिल किया जाता है? जीवाश्म ईंधनों को शामिल किया
जाता है। किस में शामिल किया जाता है? अचक्रिय में। अचक्रिय में जो जीवाश्म ईंधन हैं उनको इसमें समाहित किया जाता है। क्लियर बात? अनवकरणीय, अनवकरणीय का तात्पर्य क्या होता है? यानी जिनका दोबारा से उपयोग नहीं हो पाता है, उनका दोबारा से उपयोग नहीं हो। नवीकरणीय यानी एक दोबारा से उपयोग कर सकते हैं उनका, तो अपन जल है, पवन है ना, लेकिन अनवीकरणीय योग में यानी जैसे धातु है, आप अतिरिक्त मात्रा में उसको भूगर्भ से निकालेंगे तो सीमित भंडार है धातुओं की भी हैं। ऐसे जीवाश्म में चक्रीय है, ये तो चलो चक्रीय है। धातु से कभी आप यानी आप लोहे के जो दरवाजे हैं उनसे कभी आप खिड़की बनवा सकते हैं। ऐसे सोना है, सोने की आपके पास हार है, हार से फिर आप अपनी जो झुमकी बनवा सकते हो, माला बनवा सकते हो, सोने की माला है, तो ये चक्रीय में आते हैं, लेकिन ये भी सीमित हैं। और अचक्रीय में तो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो गैस है, कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन में आते हैं। कौन कौन से बेटा? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो गैस है उसको किस में शामिल किया जाता है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखो, ये अचक्रीय हैं, यानी एक बार पेट्रोल पदार्थ का उपयोग कर लिया उसके बाद में वो जल जाता है, वो दोबारा उपयोग नहीं होता। लेकिन धातु है तो दोबारा भी उपयोग में ले सकते हैं, दोबारा भी उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन उसके भार में भी कमी होती जाती है। क्वालिटी मानवीय संसाधनों में जो मानवीय है उसमें संरचनाएं, संस्थाएं और मात्राएं, गुणवत्ता। जो संरचनाएं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, जो ढांचे होते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों को निर्मित किया जाता है, यानी जो एवं संस्थाएं हैं जहाँ पर किसी वस्तु पदार्थ को संसाधित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, विभिन्न ढांचों में ढाला जाता है। जैसे लोहा है, लोहे से इस्पात बनाना है, ये संस्थाओं में होता है। मात्रा और गुणवत्ता, क्या बेटा? मात्रा एवं गुणवत्ता। आपको बताए कि संसाधन की कितनी मात्रा है, उसमें मतलब उसकी जो क्वालिटी के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में कि ये किस प्रकार की मात्रा वाला है, यानी इसमें 20% यानी जो रासायनिक तत्वों की प्राप्ति होती है, या उसकी जो यानी क्वालिटी है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? मात्रा और गुणवत्ता में। कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में वो बेहतर है या नहीं है, ये मानवीय के तहत। भाई देखो, जहाँ की मात्रा और गुणवत्ता बेहतर होती है उसकी मांग विश्व बाजार में अच्छी होती है। हम वो बुकिंग के रूप में ही उन सामग्रियों का उत्पादन होता है, मात्रा गुणवत्ता के आधार पर। दोबारा से एक बार और सुन लीजिएगा इनको, दोबारा से बोल रहा हूँ। संसाधनों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण भैया? संसाधनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसमें उसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार वाले और संचित कोष वाले हैं। उसके बाद में संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक को फिर 2 भागों में बांट दिया गया, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य को फिर 2 भागों में बांटा गया है, सतत या प्रवाह के रूप में जो पवन और जल आते हैं। जैव में इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति यानी वन और वन्यजीव। अनवीकरण योग में पुनःचक्रीय में जैसे धातु है उनको इसमें शामिल किया जाता है। अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन है, जो मैंने आपको बता दिए। मानवीय में संरचनाएं में संस्था वाले आते हैं, और मात्रा और गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी है विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के तहत बहुत ही बेहतर होनी चाहिए।
भाई मानव द्वारा निर्मित जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, जो भी सामग्री बनाई जाती है, उसकी जो मात्रा और गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, तभी वो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है दूसरी वस्तु पदार्थों से। देखो बेटाओ, ऐसे इसमें लाइन लाइन में से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस कारण से आपको प्रत्येक लाइन को आपको गहराई से पढ़ना है, लापरवाही देनी नहीं है, और अब से ही जुड़ जाओ पढ़ाई में, तब जाके आपका बेहतर ढंग से कोर्स हो पाएगा। और कोर्स को कम से कम 4-5 बार निकालना जरूरी होता है। इस कारण से आप लापरवाही नहीं दें। घर पे अपनी जो वीडियो हैं सभी विषयों की, आपकी जो 6 विषय हैं उनको आप ढंग से वीडियो देखिए और लगातार अपने नोट्सों को बनाते रहें, गुरुजनों को दिखाते रहें, और जो समस्या है उनको आप स्कूल में आकर के पूछते रहें। क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से ही सजग रहता है ना, उसको सफलता बेहतर मिलती है।
देखो बेटा, संसाधनों के जो प्रकार है उसमें मैंने आपको पहला बताया था उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर भैया? उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों के जो प्रकारों में मैंने आपको पहला बताया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था भैया? 2 भागों में बांटा गया था। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? जैव और अजैव, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। कौन सा बेटा? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, जैव और अजैव। ठीक है, अब पहला कौन सा पढ़ेंगे? जैव संसाधन। कौन सा पढ़ेंगे भैया? जैव संसाधन। जैव संसाधन या जैविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे? जीव मंडल से होती है। किससे मंडल से होती है? जीव मंडल। जीव मंडल में ही जीवन संभव है। जैव यानी जो जैव पदार्थ हैं वो किस मंडल में? जीव मंडल में पाए जाते हैं। जीव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच की अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? जीव मंडल या जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात? दोबारा सुनो। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच की अंतःक्रिया को यानी परस्पर क्रिया को, उनके मिलन स्थल को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच की अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। आपस में इनकी तीनों की परस्पर क्रियाओं से मिलन से किसका मंडल का निर्माण हुआ है? जैव मंडल का यानी जीव मंडल का निर्माण हुआ है। और इनमें जीवन व्याप्त है। इनमें क्या व्याप्त है भैया? जीवन व्याप्त है। जैव मंडल में क्या है? जीवन व्याप्त है। मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब खा रहते हैं जीव मंडल में। उसे जैव या क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? जैव या जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। उसे जैव या जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे में देख लो, जैसे में मनुष्य है, खाना वास करता है जीव मंडल में। वनस्पति जाते हैं यानी विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं। प्राणी जात हैं, मत्स्य जीवन है और पशुधन, ये सब किस में विराजमान हैं? जीव मंडल में विराजमान है। किस में विराजमान भैया? जीव मंडल में विराजमान हैं। आगे यहाँ तक बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। और आपको कोई भी समस्या आती हो तो उसके लिए आप स्कूल में आइए। प्रॉब्लम क्लास के संदर्भ में भी आप समस्याओं को अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आज के लिए इतना सा ही। नमस्कार।